तो बच्चों हम बात कर रहे थे वेंट की। तो वेंट के जो एक्सपेरिमेंट थे बताया था आपको, पहला अगर एक्सपेरिमेंट बताया था कैसे काम किया। दूसरी बात यहाँ इन्होंने एक जो बात थी पोल की, उन बात को यहाँ पर समझाया था। हमने पढ़ा था कि पोल जो था, यानी जो पोल थे, उन्होंने कहा था कि टिप में असमान वितरण होता है, अर्थात ऑक्सीजन जो पदार्थ होता है, वृद्धि जो पदार्थ होता है, उसका असमान वितरण होता है। ठीक है, जो भी वृद्धि पदार्थ है वो अंधकार क्षेत्र में ज़्यादा होता है और प्रकाश क्षेत्र में कम होता है। ये बात पोल ने बताई थी। इस बात को आधार मानकर वेंट ने उसका एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद यह समझाया कि प्रकाशी जो भाग होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, अंधकार भाग में जो होता है ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। क्लियर है? तो यहाँ मैं बात करूँ बच्चों आपसे, तो उन्होंने क्या कहा था, तो वेंट ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि प्रकाशित भाग में ऑक्सीजन की मात्रा 27% तथा अप्रकाशित भाग में 57% होती है। तो अगर हम बात करें बच्चों यहाँ ऑक्सीजन की, तो दो हमारे पास परसेंटेज आ गई है, एक आ गई 27% और एक आ गई 57%। तो लाइट भाग जो होता है उसमें कितनी है, 27% होती है। अंधकार भाग में कितनी होती है, ये होती है 57%। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं बच्चों, यहाँ पर कैसे जोड़े, 27 प्लस 57 जोड़े हैं, तो ये बनता है 84%। कितना बनता है, 84%। क्लियर? बाकी जो बची 16% वो कहाँ जाएगी, तो उस बात को भी उन्होंने समझाया है। कैसे कि शेष 16% जो बची ऑक्सीजन वो प्रकाश द्वारा अपघटित हो जाती है। ठीक है, प्रकाश द्वारा अपघटित हो जाती है और बाकी जो बची ऑक्सीजन हो गई 84% को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, परिवहन कर दिया जाता है। क्लियर है? तो इससे ये बात समझ में आ गई जो पॉल ने कहा था कि अंधकार में मात्रा ज़्यादा होती है और प्रकाशी भाग में कम होती है। ये बात का स्पष्टीकरण हो गया। ठीक है, इसके बाद एक प्रयोग और समझाया उन्होंने, जैसे मैंने भी बताया था आपको शुरू के अंदर, प्रकाश अनुवर्तन गति। ठीक है, तो प्रकाश अनुवर्तन गति में क्या था बच्चों, मैंने बताया था आपको कि पौधे का जो पांखुचूल होता है, टिप होती है, वो प्रकाश की ओर गमन करती है। ठीक है, इसे ही प्रकाश अनुवर्तन हम कहते हैं। तो आपके दिमाग में एक सिंपल सी बात आती है, यदि प्रकाश लेफ्ट साइड से आता है या प्रकाश राइट साइड से आता है तो गमन होता है। तो मैं यहाँ 3 डायग्राम से आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन बताऊँगा आपको। यहाँ पहला डायग्राम जो होता है बच्चों, इसमें हमने ये हमारे पास है पांखुचूल दिया हुआ है, प्रोपेल है, और हमने प्रकाश इधर से दिया, तो आप देखो ये प्रकाश की ओर मुड़ गया। ठीक है, जिस डायरेक्शन से प्रकाश आ रहा है उस साइड उसमें क्या हुआ, वक्रता आ गई। क्या आ गई, वक्रता आ गई। ठीक है, इस वाले में हमने प्रकाश कहाँ से दिया, इस साइड से दिया, अपोजिट साइड से दिया, तो वक्रता कहाँ आ गई, अपोजिट साइड में हो गई। दोनों ही कंडीशन में आप देखो, इसमें तो ये इस साइड मुड़ गया, तो लाइट इस साइड आ रही थी। ठीक है, तो ये ठीक है, लाइट की साइड मुड़ गया कि लाइट कहाँ से आ रही थी, इधर से आ रही थी लाइट बच्चों, ये आ रही थी लाइट इधर से। इसमें कहाँ गया, इस साइड मुड़ गया क्योंकि लाइट कहाँ से आ रही थी, इधर से आ रही थी। लेकिन एक कंडीशन और हमारे पास स्टेट होती है सी नंबर की, यदि हम लाइट को ऊपर से प्रोवाइड कराएं, कहाँ से, शीट्स पे से दें, ऐसे ऊपर से लाइट दें इसके, तो इसमें कोई भी कर्वेचर नहीं होता, अर्थात किसी प्रकार का भी वक्रण नहीं होता। अब आपके दिमाग में बात ऐसे कैसे, लेफ्ट से दी होती है, लेफ्ट से दी तो होती है, परंतु ऊपर से दे रहे हैं तो वक्रण नहीं होता। उसका एक बड़ा कारण है कि जब से ऊपर से जब प्रकाश देते हैं तो उसके अंदर टिप में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ की बात करें, तो वापस हम बात करें यहाँ की, तो राइट साइड में कितना है, 27%, डार्क साइड में कितना है, 57%। इधर हम बात करें तो 27% और 57%। इधर हम बात करें तो क्या होगा, 50-50। आई बस में जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं, लाइट दे रहे हैं साइड में, तो इस साइड कितना होगा, 27% होगा ऑक्सीजन। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ ऐसे, तो 27% इधर होगा, डार्क पार्ट ये हो गया, इधर 57% होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे देखो, ए वाले डायग्राम में जो ए है हमारे पास, इसमें लाइट इधर साइड से आ रही है, तो इसमें 57 इस साइड में, 27 इस साइड में। आप चाहो तो इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, इसके 2 पार्ट बना सकते हैं हम लोग, एक लाइट वाला पार्ट, एक डार्क वाला पार्ट। ठीक है, इधर 57 है, इधर 27 है। इस वाले में लाइट अपोजिट डायरेक्शन साइड से आ रही है,
तो क्या होगा यहाँ पे कंडीशन कैसी होगी वापस से, अगर हम सेंटर पोजीशन लेते हैं इसकी, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर 20% होगा, इधर कितना होगा 57% होगा, ये तो होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि लाइट जो होती है वो कहाँ है, टिप पोजीशन से डालें, कहाँ डालें, ऊपर से डालें, तो यहाँ पर जो कंडीशन होगी बच्चों वो कैसी होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 50 इधर मान लो 50 इधर मान लो, और जो अपघटन होगा कैसे होगा, इक्वल अमाउंट में होगा। मान लीजिए 8 इधर हो गया, इधर जो भी है इक्वल अमाउंट होगा। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम लोग, इस कंडीशन में कह सकते हैं कि इसमें कोई प्रकार का वक्रण नहीं होगा, किसी भी प्रकार का वक्रण नहीं होगा। तो यहाँ आप सकते हो वक्रण नहीं, ठीक है। अब इसको मैं कैसे समझाऊँ आपको, मैं इसको एक डिटेल समझा सकता हूँ आपको। मान लीजिए मैं बात करता हूँ, मेरी जो फिंगर है वो मेरे पास, मेरी जो उंगली है ये क्या है मेरे पास, ये प्रांकुर चोल है बच्चों, जई का प्रांकुर चोल है, और मेरे पास ये जो मोबाइल की टॉर्च है दैट इज द लाइट सोर्स, ठीक है। अब आप देखिए अगर मेरे पास ये फिंगर है, ये लाइट सोर्स इधर है, ये साइड में है, तो ये टर्न कहाँ लेगा, इस साइड से लेगा, टर्न हो गया, ठीक है, ये टर्न होगा इस साइड में, क्लियर। अब मैंने लाइट सोर्स को चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दी इसकी, इस साइड ले लिया। अब ये मेरे पास कर्वेचर है, ये लाइट सोर्स है, तो अब मूवमेंट कहाँ होगा, टुवर्ड द लाइट, हो गया। दोनों कंडीशन फॉरवर्ड हो रहा है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। लेकिन अगर अब मैं सोर्स को, लाइट सोर्स को टिप पे ले जाऊं ऐसे, तो अब क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसा होगा, इक्वल, ना तो इधर मूव होगा ना इधर मूव करेगा, ये करेगा सीधा रहेगा, इसमें किसी प्रकार का वक्रण नहीं होगा। बात समझ आ गई, और ये सीधा ऊपर की ओर गमन करेगा। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कहलाती है आपके, 3 कंडीशन हो गई हमारे पास, समझाइए आपको, राइट साइड, लेफ्ट साइड और टिप पोजीशन। अब इसी बात को जब उन्होंने समझाया तो ये कहा, देखो डायग्राम में रखा है कि लाइट देते हैं तो जो लाइट वाला पार्ट है उसमें 27 और जो डार्क वाला पार्ट में 57% क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ठीक है। बात समझ आ गई। अब आप ये कहो सर ये जो मात्रा अधिक आई है, कम हो गई, इससे मूवमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है बच्चों, अगर मेरे पास कोई सॉफ्ट चीज़ है और सॉफ्ट चीज़ के ऊपर मैंने वेट बांधा हुआ है, एक मैंने बांधा हुआ है, एक साइड में कम वेट है, एक साइड में ज़्यादा वेट है, ठीक है, दुगना लगभग वेट है उसका, तो मूवमेंट किस साइड होगा, जिस साइड वेट ज़्यादा होगा इस साइड वेट कम होगा। एक कंडीशन लगाइए आपके, यहाँ पे मेरे पास ये इशू है, प्रोपेल है, इस साइड में वेट ज़्यादा है, इस साइड में वेट कम है, तो इसका वेट कहाँ होगा, इस साइड नहीं उड़ेगा, टर्न कहाँ होगा, इस साइड होगा। तो अमाउंट के कारण, ऑक्सीजन के अमाउंट के कारण क्या होगा, लाइट की जो होता है कि जिस साइड लाइट होती है उस साइड में क्या होगा, अमाउंट कम होता है, बैक साइड में अमाउंट ज़्यादा होता है, तो बैक साइड के प्रेशराइज होने के कारण क्या होगा, वो लाइट के मूवमेंट करता है। लेकिन जब टिप पे डालेंगे तो क्या होगा, इक्वल अमाउंट होगा, तो वहाँ पर कर्वेचर या वक्रण नहीं होगा। बात समझ आ गई। तो ये था बच्चों हमारे पास वेंट का एक्सपेरिमेंट, जिससे जो पोल की बात थी वो सत्य होती है, प्रमाणित होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे आगे कि ऑक्सीजन इंडोल कंपाउंड, ऑक्सीजन क्या होता है, इंडोल कंपाउंड होता है। तो क्वेश्चन मेडिकल में आता है ऑक्सीजन क्या होता है, इंडोल कंपाउंड होता है, या ऑक्सीजन किसका डेरिवेटिव होता है, तो ऑक्सीजन अमीनो एसिड का व्युत्पन्न होता है। किसका होता है, अमीनो एसिड से निर्मित होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज द इंडोल कंपाउंड एंड इट इज डेरिवेटिव ऑफ द अमीनो एसिड का व्युत्पन्न होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द नेचुरल ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन दो तरह के होते हैं बच्चों, एक होता है प्राकृतिक, होता है कृत्रिम रूप से संश्लेषित, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो इंडोल कंपाउंड होता है एंड इट इज डेरिवेटिव, ये लिख सकते हो आप लोग, इट इज डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड। कई बार लिखा आता है अमीनो किस, ऑक्सीजन किसका डेरिवेटिव होता है, अमीनो एसिड का होता है, बताऊंगा कैसे होता है, ट्रिप्टोफैन आएगा काम आगे, अमीनो एसिड। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ द नेचुरल ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन दो तरह का था, मैंने आपको शुरू में भी, वापस हम बात करेंगे यहाँ पे केमिकल संरचना के अंदर, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। नेचुरल जो प्राकृतिक ऑक्सीजन होता है जो पौधों में मिलता है, एक होता है आपके कृत्रिम रूप से बनाया गया संश्लेषित। तो यहाँ पर जो हमारे पास होता है प्राकृतिक जो ऑक्सीजन होता है, नेचुरल ऑक्सीजन होता है, उसका जो मूवमेंट होता है बच्चों, परिवहन होता है, वो होता है बेसिविटल। बेसिविटल जानते हो ना आप, तलाभिसारी और ध्रुवीय। तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे आगे, तलाभिसारी
वह ध्रुवीय होता है। क्या होता है? ध्रुवीय होता है। ठीक है। जबकि जो संश्लेषित होते हैं, कौन से? संश्लेषित, प्राकृतिक नहीं, संश्लेषित होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, उनमें जो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो क्या होता है? अध्रुवीय प्रकार का होता है। कैसा होता है? अध्रुवीय। ये क्वेश्चन दोनों बच्चों मेडिकल में आ चुके हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना। संश्लेषित में अध्रुवीय परिवहन होता है और प्राकृतिक में ध्रुवीय परिवहन पाया जाता है। क्लियर है? दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, एमएस में भी आ चुके हैं, आरपीएफ में आ चुके हुए हैं पहले। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद, ये समझ में आ गया आपको? इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की केमिकल संरचना की बात करते हैं कि ऑक्सीजन की जो केमिकल संरचना है, रासायनिक संरचना है, वो कैसी होती है। तो मैंने अभी बताया आपको, ऑक्सीजन जो होता है वो इंडोल कंपाउंड होता है, इंडोल रिंग पाई जाती है। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, इंडोल संरचना पढ़ते हैं, इंडोल रिंग पढ़ते हैं आप लोग। इंडोल रिंग होती है, बहुत सारे कंपाउंड में होती है, तो केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़े होंगे इंडोल में इसको। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर भी एक इंडोल रिंग पाई जाती है। यह भी अमीनो एसिड के व्युत्पन्न से बनता है, ड्राइव होता है, उनसे होता है, डेरिवेटिव होता है उनका। ठीक है। ट्रिप्टोफैन जो होता है इसका प्रीकर्सर होता है, वो हम बताएंगे भी आपको कि ट्रिप्टोफैन जो होता है वो प्रीकर्सर कैसे होता है, कैसे होता है। जिंक आयन जो होता है उसकी उपस्थिति में ये इसका निर्माण होता है। ट्रिप्टोफैन और जिंक की उपस्थिति में हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसका निर्माण होता है, अर्थात IAA का निर्माण होता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि केमिकल कैसे खोजी गई इसकी। तो कोगल एंड हेंगन स्मिथ, दो साइंटिस्ट थे, कोगल एंड स्मिथ, उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम पेलाग्रा रोग होता है, आप जानते हो, फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा आपने। पेलाग्रा रोगी जो था उसके जो यूरिन था, उस यूरिन में वो चेक करते, एक्चुअली वो खोज कर रहे थे कि इसमें कौन कौन से मटेरियल्स हैं। तो उन्होंने उस रोगी के मूत्र से एक ऑक्सीजन पृथक किया। ठीक है। क्या मिला? एक ऑक्सीजन, एक कोई पदार्थ मिला, सेंसिटिव पदार्थ मिला, संवेदनशील मिला, जिसको नाम दिया उन्होंने ऑक्सीजन था। तो वो कैसा था? ऑक्सीजन। उन्होंने कहा ऑक्सीजन। तो पेलाग्रा रोगी के मूत्र से ऑक्सीजन की पृथक किया था उन्होंने, आइसोलेट किया था, और इसका नाम दिया ऑक्सीजन ए। क्या नाम दिया इसको? ऑक्सीजन ए नाम दिया। ठीक है ना, बात में आ गई? क्या नाम दिया? ऑक्सीजन ए नाम दिया। और इसका रासायनिक रूप से ये क्या था? ऑक्सीजन ए क्या था? इससे ऑक्सीनोट्रायोनिक एसिड। क्या था? ऑक्सीनोट्रायोनिक एसिड इसका नाम है जो उन्होंने दिया था, जिसका मनोनुपात सूत्र जो सूत्र था इसका वो क्या था? C18H32O5। ये याद रखना बच्चों, C18H32O5 है, ये इन्होंने नाम दिया था। ठीक है। ऑक्सीजनिक एसिड, ऑक्सीजन ए, और ये इसका फार्मूला है। इसके बाद ही इन्होंने ही क्या था, एक अन्य पदार्थ की खोज की थी। लेकिन अब जो पदार्थ था वो हो जाता प्लांट से, मक्का के ग्रेन ऑयल। मक्का जो होती है उसके जो ग्रेन होते हैं, दाने होते हैं, जब उसको हाईली प्रेशराइज करते हैं तो उसमें ऑयल भी निकलता है, उससे बोलते हैं ग्रेन ऑयल। क्या बोलते हैं? ग्रेन ऑयल। ग्रेन मतलब दाने, ऑयल मतलब तेल, दानों से निकलने वाला तेल जो होता है। उसके अंदर उन्होंने देखा एक अन्य पदार्थ को पृथक किया जो भी ऑक्सीजन का समान था, जिसका नाम दिया ऑक्सीजन बी। क्या नाम दिया? ऑक्सीजन बी। और रासायनिक रूप से ये क्या था? ऑक्सीनोलिक एसिड था, ऑक्सीनोलोनिक एसिड था। और इसका फार्मूला क्या था? C18H30O4। तो आप दोनों में देखिए बच्चों, यहाँ जो फार्मूला है, एक फार्मूला यहाँ है, दोनों में कार्बन इक्वल है, केवल एक H2O का अंतर है। क्या है? एक H2O। यहाँ पर एक H2O कम है, यहाँ पर H2O ज़्यादा है, यहाँ O4 है, वहाँ O5 है, यहाँ 30 है, वो 32 है। तो अगर मैं इसमें जोड़ दूँ H2O, 32 हो गया, O5 हो गया, तो एक डिफरेंस है। ठीक है। तो कई बार आपसे पूछ लेते हैं, कई बार क्या होता है, फार्मूला आता है जिनमें से कौन सा ऑक्सीजन ए या ऑक्सीजन बी है, ऐसा पूछ ले। तो दिमाग है ना, हमेशा कभी भी रटने की जरूरत नहीं है इसको। तीन चीज़ें यहाँ याद रखना, ऑक्सीजन ए का फार्मूला याद है तो ऑक्सीजन बी अपने आप याद है आपको, ऑक्सीजन बी याद है तो ऑक्सीजन अपने आप याद है। क्लियर? ऑक्सीजन ए में जो फार्मूला है उसमें से -H2 कर दो, या ऑक्सीजन बी में H2 जोड़ दो तो ए का बन जाएगा। क्लियर है? अगर सिंपल से याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। अगर इसमें H2 जोड़ दें तो बी बन गया, ए बन जाएगा, इसमें H2 माइनस कर दें तो ये बी का बन जाएगा। क्लियर है? एक चीज़ तो ये याद करने का तरीका होता है। ठीक है। तो ए और बी समझ में आ गया आपको?
दूसरा डिफरेंस क्या था इसके अंदर, ये पहले रोगी के मनुष्य के यूरिन से निकाला खोजा गया था, ये प्लांट से लिया गया था, मक्का के गेन ऑयल से लिया गया था। ये डिफरेंस दोनों के अंदर। ठीक, इसका नाम ऑक्सिनोल ट्राइलोनिक एसिड है, ट्राइलोनिक एक एसिड है, इसका नाम लोनिक एसिड है। लोनिक और ओलिक फर्क है, ओलिक और लोनिक दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे। तो कोगल यही साइंटिस्ट थे, इसमें एक नाम और जुड़ गया आपका एक्सिन पॉल एक्सिन एंड स्मिथ ने, इन्होंने ही फिर एक तीसरा यौगिक खोजा था जो भी ऑक्सीजन के समान था। ठीक है, पहला खोजा, दूसरा खोजा, फिर तीसरा खोजा जो भी ऑक्सीजन के समान था। इन्होंने इसको जो पदार्थ था तीसरा खोजा था, इसको क्या नाम दिया, इन्होंने इसको नाम दिया बच्चों हेटेरोऑक्सिन। हेटेरोऑक्सिन जो वर्ड था ये नाम दिया था किसने, थिमिन ने दिया था। जो खोजा गया पदार्थ था थिमिन ने उसका नाम रख दिया हेटेरोऑक्सिन। क्या रखा गया, हेटेरोऑक्सिन। और ये जो पदार्थ था क्या था, IA था। क्या था ये, IA इंडोल एसिटिक एसिड। तो थिमिन ने इसका नाम दिया हेटेरोऑक्सिन। यह प्राकृतिक ऑक्सीजन था जो सभी पादपों में पाया जाता है। यह रासायनिक रूप से IAA इंडोल एसिटिक एसिड होता है। एक क्वेश्चन आ चुका है मेडिकल में, बहुत बार आता है कि कौन सा प्राकृतिक हार्मोन है या कौन सा प्राकृतिक ऑक्सीजन है। चार ऑप्शन दे दिए, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ऑक्सीजन है। ऑप्शन दिया IAA, IBA, NAA और 2,4-D। ये चार नाम दे दिए, चारों ही ऑक्सीजन है, चारों ही ऑक्सीजन है, लेकिन पूछा कौन सा है, प्राकृतिक पूछा है, तो आंसर आएगा IAA। बाकी तीनों कैसे हैं, संश्लेषित है, सिंथेटिक है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है हमारे पास, ये प्राकृतिक रूप होता है IA कहलाता है, जिसे हम इस फार्मूला से बेस करते हैं। इसका फार्मूला क्या है, C10H9O2N। C10H9O2N इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, अनुपाती सूत्र है। ठीक है, इसी सेक्शन हम पढ़ेंगे बाद में। फिर हम बात करते हैं आगे थिमिन। थिमिन ने राइजोपस नाम ने पढ़ा है आपने फंगस के अंदर। कहाँ पढ़ा है, फंगस में। राइजोपस के अंदर भी ऑक्सीजन को प्राप्त किया था, खोजा था। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हिस्ट्री है इसकी, केमिकल नेचर है, उसके बारे में बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन निर्माण कैसे हुआ, ऑक्सीजन निर्माण की संरचना कैसी होती है, वो हम उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों। मैंने आपको रेट फर्स्ट का एक आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की आंसर शीट, एक क्वेश्चन पेपर जो शीट थी वो PDF मैंने आपको सेंड की थी। मुझे पता है शायद सभी लोगों ने उसको PDF को अभी तक नहीं किया, कुछ बच्चों ने किया है जिससे बात हुई है, पर सभी बच्चों ने उसको कॉपी में नहीं किया है। ठीक है, इसलिए आज से आपके हर एक वीडियो के अंदर, जो वीडियो है आपका, उसके हर एक वीडियो के अंदर लगभग 15 से 20 मिनट इन क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके हिंदी मीडियम के अंदर मैंने आपको बच्चों दिए हैं, लगभग 165 क्वेश्चन दिए हैं। कितने क्वेश्चन दिए हैं सब्जेक्ट के अंदर, 165। ये PDF मिली हुई है आपको, इन क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, जिन बच्चों ने कर लिया है सोल्यूशन वो अपनी कॉपी में उसको चेक कर लेना कि हमने कहीं गलत नहीं लिखा है, और जिन बच्चों ने नहीं किया है वो इस वीडियो को देख के एक अलग से कॉपी बनाना और उसके अंदर कर लेना। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपके, ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव हैं। पहली चीज़, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भी हैं। दूसरी चीज़, सब्जेक्टिव है तो बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका आना चाहिए आपको, उस हिसाब से भी है। इसमें 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर क्वेश्चन भी है। ठीक है, मैं हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा, शॉर्ट में समझाऊंगा। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर तो मैं समझा दूंगा डिटेल में, और तो जो बड़े क्वेश्चन 4 नंबर है वो किसमें क्या क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, वो आपको मैं बताऊँगा। ठीक है ना। तो ये तो हुई एक बात जो आपका बोर्ड की परसेंटेज को इंक्रीज करेगा। ठीक है, आपके बोर्ड के अंदर पूरे मार्क्स आएंगे। अपने यहाँ इस साल भी एक बच्चे हैं जिनके 56 में से 56 मार्क्स आए हैं। आप कहते हो सर बायो में पूरे मार्क्स नहीं आते, तो अपनी ये बच्ची है यहाँ पे वंशिका, उसके 56 में 56 बायो में पूरे 100% नंबर आए हैं। ठीक है, बात समझ आई। तो बायो में भी पूरे नंबर आते हैं, 56 से 55 विनीत के भी हैं, उसका नंबर कम है। लेकिन वही मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर इन क्वेश्चनों को आप ढंग से पढ़ोगे, एक एक क्वेश्चन को, और
उसका आंसर दोगे पढ़ने के बाद तो आपकी बोर्ड की परसेंटेज इम्प्रूवमेंट होगी, वो अच्छी परसेंटेज बनाओगे, बायो के अंदर आप नंबर लेके आओगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन है ये आपके मेडिकल पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेडिकल पर्पज से इम्पोर्टेंट कैसे हैं? जैसे इस साल एक क्वेश्चन आया था अभी मेडिकल के अंदर आपका पोलिनेशन का, 3 पौधों के नाम थे, उनमें पोलिनेशन किसके द्वारा होता है? कौन कौन सा आया था? वाटर लिली और जलकुंभी है। ठीक है ना, तो वाटर लिली और जलकुंभी में परागण किस प्रकार से होता है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है समय कि वाटर लिली और जलकुंभी दोनों ही पानी में पाई जाती है। जलकुंभी को बोलते हैं बंगाल का आतंक बोलते हैं, दोनों ही पानी में पाई जाती हैं, पर दोनों में ही जल परागण नहीं होता। क्या होता है? वायु परागण या कीट परागण। सामान्यतः कीट परागण होता है। सामान्यतः क्या होता है? कीट परागण होता है, क्योंकि उनके फ्लावर्स होते हैं वो चमकीले रंग के होते हैं, ब्लू रंग के होते हैं। अगर हम बात करें जलकुंभी की, जलकुंभी तो नीला शोण कहते हैं नीला शोण कहते हैं। क्यों? उसके पुष्प नीले रंग के होते हैं, सुंदर होते हैं, बैट ब्लू कलर के होते हैं, नीले रंग के, पर्पल के, ब्लू कलर के। ऐसे ही वाटर लिली होते हैं, उसके कलर कलरफुल होते हैं, तो कीटों को आकर्षित करते हैं। तो जनरली क्या अगर पूछा जाए तो कीट परागण आता है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में दोनों दे दिए, जैसे साल मेडिकल में एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2020 के अंदर, दो दिए थे, वायु परागण और कीट परागण, ऐसे पेयर बना के दिए थे, तो आंसर क्या आएगा? वायु परागण और कीट परागण आएगा। समझ में आई बात? तो मैं यहाँ पे उसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन दिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके मेडिकल पर्पज से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेडिकल में एज क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नहीं है, इस पेपर में ऑप्शन नहीं है, लेकिन वहाँ ये क्वेश्चन ही ऑप्शन के अंदर आते हैं, तो आपको सोल्व करने। क्लियर है बात? समझ में आ गई? तो अब आपको हर एक लेक्चर के बाद में मैं पेपर का सोल्यूशन कराऊंगा, हर एक चैप्टर का सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ से। हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये आपके क्वेश्चन थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिख देता हूँ बच्चों। यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर आते हैं आपके बच्चों। पहला आता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और दूसरा आता है आपका रिप्रोडक्शन इन द एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है, जीवों में जनन पहला आपका चैप्टर है, और सेकंड जो चैप्टर आता है आपका इसी बुक के अंदर वो आता है आपका कौन सा? आवर्त बीजी पादपों में जनन। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन ये है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो मैं एक एक करके चलता हूँ यहाँ पर। पहला जो क्वेश्चन था बच्चों आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्रारूपिक पुष्प के विभिन्न चक्रों के नाम लिखिए। क्वेश्चन क्या है? एक प्रारूपिक पुष्प के विभिन्न चक्रों के नाम लिखिए। तो जब हमने स्टार्ट की थी रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म आवर्ती पादपों में जनन, तो एक संरचना बढ़ी थी पुष्प की हमने, और पुष्प के 2 चक्र बताए थे मैंने आपको, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र बताए थे ना, 2 चक्र बताए थे। तो यहाँ पूछा है एक पुष्प के विभिन्न चक्रों के नाम लिखिए। चक्र 2 ही है हमारे पास, सहायक चक्र और दूसरा कौन सा है? आवश्यक चक्र। सहायक चक्र में 2 नाम आते हैं, कैलिक्स कॉला। तो हम यहाँ बात करते हैं, याद करो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, कि जो पुष्प होता है हमारे पास, इस पुष्प के 2 चक्र बताए थे मैंने आपको, एक था सहायक चक्र और दूसरा था आपका आवश्यक चक्र। ठीक है, सहायक चक्र को हमने 2 भागों में बांटा था, पहला दूसरा। बताइए कौन कौन से थे? फर्स्ट जो था इसे हमने कहा था कैलिक्स, से हिंदी में बोलेंगे बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको कैलिक्स। सेकंड था आपका दल पुंज, ये सहायक है जो काम आते हैं, इसे बोलते हैं कोरोला। क्लियर है? तो हो गए 4 में से। दूसरे बात करते हैं, चक्र के अंदर 2 भाग थे इसके, इसमें से नाम लिखने होते हैं। तो पहला था हमारे पास पुमंग, क्या था हिंदी में बच्चों? पुमंग। और दूसरा क्या था? जायांग। तो पुमंग क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। और जायांग क्या बोलते हैं? गायनोशियम। हो गया? 4 नाम लिखने थे, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। नाम मत लिखने आपको, तो आप डायरेक्ट ये नाम लिख सकते हो, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। 2 सहायक चक्र में हैं
दो आवश्यक शामिल होते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों। बीजांड काय को संक्षेप में लिखिए। पूछा मैंने बीजांड काय, ठीक है। बीजांड काय क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूसीलस। तो आपने जब डायग्राम बनाया था बीजांड का, तो बीजांड के अंदर आपने एक सेंटर पार्ट बनाया था, उसका क्या नाम था? बीजांड काय था ना। तो कैसे पढ़ेंगे इसको हम कि बीजांड का मध्यवर्ती भाग जो मर्दूत की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा भोजन संचित करता है, संचयी भाग होता है, उसे हम बीजांड काय कहते हैं। क्या वही बोलोगे? कैसे? आप यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसी भी बीजांड डायग्राम बनाते हैं, कोई सा बीजांड बनाएं, मान लीजिए ऑटोट्रोपस बनाते हैं, एनाटोपस बनाते हैं, कोई सा बनाएं, ये मैंने बनाया, तो ये जो भाग है बच्चों जो इसके अंदर भरा हुआ है, ये क्या है बताइए? इसे तो बोलेंगे बीजांड काय, इसे बोलेंगे न्यूसीलस, ऐसे बोलते हैं बीजांड काय। तो आपने डायग्राम नहीं पूछा, आपसे पूछी परिभाषा कि बीजांड काय समझाइए। ये मैंने डायग्राम बनाया है समझाने के लिए, तो आप बना भी सकते हो डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। और समझाना कैसा है कि बीजांड, ठीक है, आवर्त बीजी में अनावर्त भी दोनों हो सकते हैं। तो आवर्त भी बातों में बीजांड की संरचना में मध्यवर्ती भाग पाया जाता है जो मर्दूत की कोशिकाओं का बना होता है, जिसमें कोशिकाएं भोजन का संचय करती हैं। इन कोशिकाओं के समूह को न्यूसीलस कहा जाता है, ठीक है। इस न्यूसीलस में से कोशिकाएं बड़ी होकर एमएमसी का निर्माण करती है। कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं? एक कोशिका, एक से अधिक कोशिकाएं एमएमसी का निर्माण करती है। आ गया? तो शॉर्ट में अगर मैं कहूं इसका आंसर क्या होगा? बीजांड में उपस्थित, बीजांड के मध्य में उपस्थित मर्दूत की कोशिकाओं का जो समूह होता है जिनमें भोजन संचय अवस्था में पाया जाता है, उसे हम बीजांड काय कहते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या है? एक प्रति बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। एक प्रति बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन बच्चों बोर्ड में कई बार आ चुका, ठीक है, बोर्ड में कई बार आ चुका प्रति बीजांड। तो प्रति बीजांड क्या होगा? क्या बोलेंगे इसको? प्रति, और तो क्या है ना, एनाट्रोपस। तो इसको सोचना है नहीं। जैसे ही बीजांड का नाम आते हैं अपना हाथ याद रखो। बताया था ना, ये क्या था ऊपर? माइक्रोपाइल। ये क्या है? चलाजा। ये क्या है? फिनिकल। अगर ये तीनों एक ही सीध में है, ऑर्थोट्रोपस, ये हेमिएट्रोपस, ये एनाट्रोपस, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया कैम्फालोट्रोपस, ये बिल्कुल ऐसे मुड़ गया अंदर घोड़े की नाल जैसे, तो क्या बोलेंगे इसको? एम्फीट्रोपस। और अगर ये टर्न हो जाए, पूरा घूम के आ जाए ऐसे, तो क्या बोलेंगे इसको? बताइए। सर्सिनोट्रोपस। बताए थे? तो आपको मैंने ये बीजांड बताए थे, कौन कौन से? ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिएट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, कैम्फालोट्रोपस। याद आया कुछ? इनमें से क्वेश्चन जो आते हैं मेडिकल में से, वो आते हैं 3 या 4। कैसे? पहला आता है कि जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? तो आता है ऑर्थोट्रोपस, इस प्रकार का। अधिकांश, दूसरा क्वेश्चन आता है अधिकांश आवर्त बीजी पादपों में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? ये मेडिकल क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। तो आता है, ये तो हाँ, तो पहले वाला क्वेश्चन में ये था, यहाँ क्या आएगा? ये वाला प्रति बीजांड, एनाट्रोपस। मूंगफली में कैसा पाया जाता है? तो उसमें आएगा ये वाला, मटर मूंगफली में ये वाला कैम्फालोट्रोपस। और नागफनी में कौन सा पाया जाता है? तो आएगा सर्सिनोट्रोपस।
ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे, बताया था। ये 4 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है मेडिकल के अंदर। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसमें एंजियोस्पर्म में जो मूंगफली है आपका, मटर मूंगफली पूछते हैं वो, और एक चौथा था आपका नागफनी। ठीक है, 4 तो ये टाइप पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और आया हुआ है मेडिकल में, और कई बार आया हुआ है, कि घोड़े के नाल के आकार का भ्रूणकोश किस प्रकार के बीजाणु पर जाता है? तो उसमें आता है बच्चों ये वाला अंदर मुड़ जाता है ऐसे। जब कौन सा आएगा? एम्फीट्रोपस। क्या आएगा? एम्फीट्रोपस के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना? तो ये जो नाम है आपको, ये नाम आपको याद करने हैं। क्लियर है? तो मैंने कहा यहाँ पर प्रतिबीजांड, क्या कहा मैंने? प्रतिबीजांड। तो इसका डायग्राम बनाना है हमें, तो याद है आपको? कैसे बनाएंगे? केवल डायग्राम पूछा है बच्चों मेडिकल में भी, आपसे इसमें बोर्ड एग्जाम में भी केवल डायग्राम पूछते हैं। तो देखो सबसे बड़ा तरीका बताया आपको। आप में क्या होता है, टेढ़े मेढ़े बनाते हो, कभी बहुत बड़ा फिलिंग कर देते हो, कभी इसको उल्टा कर देते हो, कभी तिरछा कर देते हो। ऐसा नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका है। पहले ये बनाओ, फिर इसका सेंटर पॉइंट लो, उससे ये ऐसे और ये ऐसे चले गए, हाफ हाफ। ये पहला इंटेगमेंट हो गया। दूसरा इंटेगमेंट लेना है आपको ऐसे, और ये घुमा के लाना है ऐसे, और इसको यहाँ लाके ऐसे छोड़ देना है। फिर यहाँ से इसको लेना है, और ये लेकर यहाँ से यहाँ ले आना है। ये रहा। क्लियर हो गया? तो अब हमारे पास क्या कंडीशन हो गई? ये कंडीशन हो गई। ये आपने डायग्राम बना दिया बच्चों। ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स आपके रेडी हो गए। ठीक है, तो बच्चों ये डायग्राम बनाया आपने। ये जो डायग्राम बना किसका बना? एनाट्रोपस का। अब एनाट्रोपस का अगर हम इसका वर्णन पूछते हैं, ये क्वेश्चन में था क्या डायग्राम बनाना है, नामांकित पूछा है। वर्णन भी कर सकते हो कि 90 डिग्री पे या 180 डिग्री पे कितने घूम जाता है? ये 180 डिग्री पे घूम जाता है। ठीक है, टर्न ले जाता है 180 डिग्री के ऊपर। आ गया ना 180 डिग्री पे, 90 तो ये आया, ऐसे आएगा। तो ये आप समझ सकते हो, डिटेल में आगे पढ़ा हुआ हमने। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये डायग्राम मेरे पास है। इसके अंदर देखो ये जो था, ये बनाया था मैंने आपको। ये तो हो गया न्यूसिलस, बीजांड काय। ये दोनों क्या हो गए? अध्यावरण। क्या हो गए? अध्यावरण हो गए, इंटेगुमेंट हो गए। आप चाहो तो अलग समझ सकते हो, बाहरी अध्यावरण, आंतरिक अध्यावरण, आप सकते हो दोनों नाम। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? बीजांड ग्रंथ हो गया। बीजांड ग्रंथ हो गया। ये वाला हिस्सा क्या कराएगा? चलाजा। निभाग, हिंदी में बोलेंगे इसको निभाग, पढ़ चुके हैं आप लोग। ये वाला हिस्सा कहलाएगा माइक्रो पाइल, ऐसे बोलते हैं बीजांड द्वार। हो गया, ये आपका डायग्राम हो गया। और यहाँ एक नाम और आता है हाइलम। अब आप कहो सर क्वेश्चन, तो नीट 2020 के अंदर बच्चों ये क्वेश्चन आ चुका। नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका। क्वेश्चन क्या आया था? बीजांड काय और बीजांड प्रबंध का जुड़ने का हिस्सा क्या कहलाता है? इस साल का क्वेश्चन है मेडिकल का, ये क्वेश्चन आ चुका। तो अब मुझे बताइए, ये जो पूरी बॉडी है ऊपर, ये और ये नीचे बीजांड प्रबंध है, ये कहाँ जुड़ा हुआ है? हाइलम, नाभिका। ये क्या है? नाभिका पर जुड़ा हुआ है। नीट 2020 का क्वेश्चन है कि आवर्त बीजी पादपों में बीजांड काय, जो बीजांड शरीर होता है वो, और बीजांड प्रबंध किस स्थान पर जुड़े होते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ बच्चों नीट के अंदर। आंसर क्या आएगा? हाइलम। ये बार बता चुका मैं आपको। ये पूरा ऊपर बॉडी जुड़ी कहाँ है? यहाँ पे जुड़ी हुई है कलाई पे, तो ये कहलाएगा क्या? हाइलम कहलाएगा। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो गया। तो मेडिकल क्वेश्चन, अगर डायग्राम से क्वेश्चन हो गया, मेडिकल का सोल्व हो गया क्वेश्चन, 4 नंबर मिल गए आपको। ये क्वेश्चन आया मेडिकल में साल, 4 नंबर मिल गए आपको। क्लियर है? तो ये हुआ आपका तीसरा क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? भ्रूणपोष सूचकांक क्या कहते हैं? कई बच्चे पूछ चुके हैं मुझसे, इस तरह ये भ्रूणपोष सूचकांक क्या होता है? हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं। सबने पढ़ा है, आप सबने पढ़ा है। जब आपने पूछा है भ्रूणपोष सूचकांक क्या होता है, तो मैंने बताया था आपको भ्रूण
कोश चूस्कांक। ठीक है। अब भ्रूणपोष क्या होता है? एंडोस्पर्म। और चूस्का क्या होता है? होस्टोरिया। तो उसको अंग्रेजी में लिखा तो कैसे लिखेंगे हम लोग? एंडोस्पर्म होस्टोरिया, होस्टोरिया। अब आपको ये चीज याद रखो कि भ्रूण को पोषण कौन देता है? बताइए, भ्रूण को पोषण कौन देगा? भ्रूणपोष। तो भ्रूण को पोषण कौन देगा? भ्रूणपोष देगा बच्चों, देगा कि नहीं देगा? और आपको ये सबको पता है कि भ्रूण जो होगा वो पोषण किससे प्राप्त करता है? भ्रूणपोष से। परंतु कैसे? तो यहां पर एक बार आता है चूस्कांक द्वारा। तो भ्रूणपोष चूस्कांक क्या होता है? भ्रूण अपना पोषण भ्रूणपोष से प्राप्त करता है और भ्रूणपोष से चूस्कांक के द्वारा पोषण भ्रूण तक पहुंचता है। तो चूस्कांक और होस्टोरिया और भ्रूण के मध्य एक पतली संरचना होती है जिसे बोलते हैं निलंबक। क्या बोलते हैं? निलंबक। तो बच्चों देखो, आप लोगों ने मोनोकोट पढ़ा है और डाइकोट पढ़ा है, दोनों प्रकार के एम्ब्रियो पढ़े हैं ना आपने? चाहे एक बीजपत्री पढ़ा है या द्विबीजपत्री पढ़ा है, दोनों पढ़ लिए ना? तो दोनों प्रकार के ही अगर हम बात करते हैं भ्रूण के अंदर, ये द्विबीजपत्री रहा, इसकी बात करें तो इसके ऊपर हम एक संरचना बनाते हैं ऐसे और इसके ऊपर बनाते हैं एक संरचना ऐसे बनाते हैं, ये संरचना। और ये हमारे पास क्या होता है? भ्रूणपोष। तो ये क्या है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है? भ्रूणपोष। जो भरा है अंदर वो क्या है? भ्रूणपोष भरा है। ये संरचना क्या कहलाती है? एम्ब्रियो सैक। इसे हम बोलते हैं भ्रूणकोश। क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश। और ये क्या है? भ्रूणपोष। इसे बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्लियर है? दो चीजें हो गई आपको क्लियर? एम्ब्रियो सैक और ये भ्रूणपोष। तो इस भ्रूणपोष का ग्रहण भ्रूण कैसे लेगा, ग्रहण कैसे करेगा? इस भ्रूणपोष को भ्रूण जो होगा, ये तो क्या हो गया? एम्ब्रियो, ऐसे बोलते हैं भ्रूण। ये हो गया निलंबक, सस्पेंसर। और ये हो गया आपका चूस्कांक। क्या हो गया? चूस्कांक। क्लियर है? तो मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था आपको बच्चों कि एम्ब्रियो जो होता है, भ्रूण जो होता है, वो भ्रूण कोश में उपस्थित भ्रूणपोष से अपना पोषण चूस्कांक होस्टोरिया के थ्रू लेता है और होस्टोरिया से भोजन निलंबक की सहायता से, निलंबक क्या था? सस्पेंसर की सहायता से भ्रूण में प्रवेश करता है। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। तो अब मैंने डायरेक्ट पूछ लिया कि भ्रूणपोष चूस्कांक क्या होता है? तो क्या बोलोगे? वह चूस्कांक जो भ्रूणपोष से पोषण ग्रहण कर भ्रूण को प्रदान करता है। एंडोस्पर्म से पोषण को ग्रहण कर भ्रूण को प्रदान करता है। ठीक है? भ्रूणपोष से भ्रूण तक पहुंचाने का कार्य निलंबक द्वारा होता है। तो ये तो क्या करेगा? भोजन को शक करेगा। ठीक है? और ये निलंबक जो दे रखा है सस्पेंसर, इसके माध्यम से भोजन कहाँ पहुंचेगा? भ्रूण तक पहुंचेगा और भ्रूण वृद्धि करेगा। भ्रूण क्या करेगा? वृद्धि करेगा। बात समझ आ गई? तो अब आपको बताओ क्वेश्चन आंसर समझ आया कि नहीं आया? आ गया। भ्रूणपोष चूस्कांक अर्थात भ्रूणपोष को चूसने वाला, शक करने वाला चूस्कांक जो होता है, और वो शक किसने किया? भ्रूण ने किया। तो भ्रूणपोष से भोजन को शक कर भ्रूण को प्रदान करने वाला क्या कहलाएगा? भ्रूणपोष चूस्कांक कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर ना? बहुत से बच्चों को डाउट था इसमें। क्लियर है? आगे बढ़ समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, समझ में आ गया? लिख लोगे आंसर? ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, ये था बच्चों कि सब परागण हेतु पौधे में उपस्थित अनुकूलन को लिखिए।
अपन ने पढ़ा था कॉन्ट्रोवर्सीज ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन, पढ़ा था ना, कॉन्ट्रोवर्सीज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण और परपरागण के अनुकूलन पढ़े थे। तो स्वपरागण और परपरागण अनुकूलन में क्या क्या पढ़ा था हमने, बताइए। यहाँ क्या पूछा है, केवल स्वपरागण। तो हम बात करते हैं यहाँ पे स्वपरागण के लिए अनुकूलन, अनुकूलन कितने बच्चों को याद है, मैंने बहुत सारे पढ़ाए थे। स्वपरागण बहुत सिंपल सी बच्चों में बात है कि स्वपरागण की हम बात करते हैं। पहले हम बात करें स्वपरागण अनुकूलन की बात करें तो याद करो क्या आएगा, पहला आएगा यहाँ पे एक लिंगी होना है, बहुद्विलिंगी होना, पुष्प का द्विलिंगी होना, मतलब बाइसेक्सुअल होना, पुष्प का द्विलिंगी होना या उभयलिंगी होना, एक ही बात है, उभयलिंगी पुष्प। ठीक है, पुष्प का बाइसेक्सुअल होना। क्लियर बात समझ आ रही है, पहला पॉइंट समझ आया आपको, एक चीज। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो क्या था, क्लोज फ्लावर, क्लोज फ्लावर क्या बोलते हैं ऐसे फ्लावर को, बंद पुष्प को क्या बोलते हैं, क्लिस्टो, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी जो टेस्ट हुआ था, आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उसमें भी दिया था। तो तीन नाम थे यहाँ पे, वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलाइना। तीनों पौधे ऐसे होते हैं जिनमें दोनों तरह के पुष्प मिलते हैं, ओपन फ्लावर और क्लोज फ्लावर, कैजोगैमस भी और क्लिस्टोगैमस भी। ठीक है, ये पुष्प पाए जाते हैं। तो बंद होगा पुष्प तो क्या होगा, स्वपरागण ही होगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे बताया था आपको, बताइए क्या था, होमोगैमी, होमोगैमी इसका मतलब क्या था बताइए आपको, हिंदी में बोलते हैं समकाल पक्वता, अर्थात नर व मादा जनन अंग एक ही समय पर परिपक्व, नर व मादा जनन अंग एक ही समय पर परिपक्व होंगे। ये तो पढ़ा था हमने। ये आपका होमोगैमी हो गया कि नहीं हो गया। फिर हम बात करें आगे, चौथा पॉइंट पढ़े, याद करो, बर्ड पॉलिनेशन, मटर के अंदर पढ़ा था हमने, बर्ड पॉलिनेशन अर्थात पुष्प के खिलने से पहले ही परागण हो जाए, पुष्प के खिलने से पहले ही परागण हो जाए। जैसे मटर होता है, ठीक है, लेग्यूमेसी कुल के पौधे में मटर है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, इनके अंदर होता है, चना है। तो इनमें क्या होता है, बर्ड पॉलिनेशन। तो ये चार जो नाम लिखे मैंने, बाइसेक्सुअल, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, होमोगैमी एंड बर्ड पॉलिनेशन, ये चारों नाम क्या आ गए आपके, सब परागण के लिए क्या हो गए, अनुकूलन हो गए। हुए कि नहीं हुए, ये लिखना है। नाम पूछे आपसे, नाम पूछे है, सब परागण हेतु पौधों उपस्थित अनुकूलन को लिखिए। हो गया, पुष्प द्विलिंगी होना, क्लोज फ्लावर, होमोगैमी और बर्ड पॉलिनेशन। हो गया, क्लियर है ना, बात समझ आई। तो ऐसे क्वेश्चन हो गए, 5 हो गए। क्लियर है, तो लिख लीजिए, इनको देख लीजिए एक बार।